Hello students, good morning everyone. Chapter Laws of Motion, lecture number 15 for class 11th. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन मेनली हम स्टैटिक और काइनेटिक दोनों के मिक्स्ड प्रॉब्लम कर रहे थे। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम कर चुके थे, काफ़ी बच्चों के आपके जो सॉल्यूशन हैं वो भी आए थे, लेकिन काफ़ी का मतलब ये नहीं है कि सभी के आगे। अप्रोक्सीमेटली 60% स्टूडेंट्स के ही आंसर्स मेरे पास आए और ठीक जो आंसर थे वो बहुत कम बच्चों के थे। ठीक है, तो वो एक बार जिनने मेरे पास आंसर सेंड किए थे वो भी और जिन्होंने नहीं किए थे वो भी, आज जो कर रहे हैं इसके भी और जो पहले कर लिए थे उनके भी मेरे पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने चेक तो सभी के कर लिए थे। लेकिन क्या हुआ कि एक या दो बच्चों के पास ही मैं मैसेज करके ये बता पाया कि आपकी ये गलती है। बाकी बच्चों की एक छोटी छोटी मिस्टेक थी वो मैं उसमें नहीं बता पाया। ठीक है, तो अब ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाएगा दोबारा। इससे अच्छा है कि आप एक बार जो पहले आंसर्स निकाले थे वो और कुछ आंसर्स आज के लिए मैं बोल लूँगा न्यूमेरिकल्स में, वो दोनों मेरे पास से सोल्व करके और सेंड कर दें, ताकि आपको मैं उसमें मिस्टेक क्या है या सही किया है जो भी है वो मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा वीडियो का लेंथ है थोड़ा सा कम ही करेंगे। आज थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, खड़े होने में दिक्कत है, इसलिए साइज़ थोड़ा छोटा करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल जितने करते हैं उतने ही करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को चेंज करेंगे आज, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ऐसे तो देखिए क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ मैं। वैसे आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अगर आपके पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे एक ब्लॉक दे दिया, उसके अंदर मास है, उसके दो आपके म्यू की वैल्यू है, एक म्यू के है और एक म्यू एस है, इधर उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, तो और वो पूछे कि एक्सेलरेशन क्या होगी, तो सबसे पहले तो ये पता करना है कभी एक्सेलरेशन जीरो ही ना हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एस के लिए सोल्व करोगे ना, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि ये ज़्यादा मिलेगा इससे। सपोज ये आपका 0.4 हो गया, ये हो गया 0.2। पहले इसका यूज करके एफ निकालिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालिए। ठीक है, अगर एफ की वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो होगी, बाकी कुछ भी निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी गलती से या सही तरीके से, जैसे भी गलती से या बाई चांस जो भी है, एफ की वैल्यू लेस देन एफ आ गई, देन डेफिनेटली ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला जब लगाओगे तो उसमें आपका ये जो एफ है इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, आपको एफ दोबारा निकालना पड़ेगा और वो क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू के। इससे एफ निकालोगे और फिर फॉर्मूला लगाओगे एफ इज इक्वल टू एम ए वाला। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे एफ नेट होता है, तो एफ नेट इज इक्वल टू एफ माइनस एफ, ये वाला एफ, इसको के नाम दे देता हूँ, ये वाला इज इक्वल टू एम ए। ये फॉर्मूला लगाओगे तब आप क्या निकालोगे, इसकी एक्सेलरेशन निकालोगे। पहले देख लीजिए कि ये ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये जीरो होगा। ऐसा तो है नहीं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, आराम से रखा था और हमने उसको इधर खींचना शुरू कर दिया, पीछे भागेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे केस आ जाए तो क्या होता है फिर उसमें, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमने जो अप्लाई फोर्स किया उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, हमारे फोर्स से ये हिलने वाला नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन गिवन है कि जैसे अपने पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर आपको कोई और ऑब्जेक्ट दे दिया गया ना, जैसे 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 ये बुक दे दी, ये बुक दे दी ऐसे करके, और ये रखी ऐसे है ना, आपने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रखा है, ऐसे फोर्स लगा रखा है, तो ऐसा कुछ केस दे रखा है। तो उसके लिए इधर तो दे रखी है आपकी दीवार, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो है वो दीवार, इस दीवार के ऊपर ये है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में वो लगाया 40 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया, 40 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, या जो भी आप ले लेना, ठीक है, 2 kg करके देख लेना, 3, जो भी आपकी मन करे वो लेके देख लेना। अब इस सरफेस के ऊपर इसने म्यू एस और म्यू के दोनों दिए हैं,
एक 0.2 दिया है तो एक 0.3 दिया है। ये वैल्यूज अपने पास गिवन है। अब आपको निकालना क्या, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑन 1 kg ऑन 1 kg। 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन निकालिए, अगर हो तो, अगर एक्सेलरेशन हो तो चलिए सबसे पहले आपका काम क्या, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को एक बार बता दीजिए। तो नीचे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एक क्या लगेगा mg मतलब 1 इंटू में g, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कौन सा निकालते हैं, स्टैटिक निकालते हैं। स्टैटिक निकालने के लिए क्या करोगे, इसको किसके साथ बैलेंस करोगे, इसके साथ बैलेंस कर दीजिए, इसके साथ क्या कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। अब बात आती है कि ये अब की बार ये 40 न्यूटन क्या बनेगा, ये 40 न्यूटन क्या बनेगा। देखिए ये फोर्स इसने, इस ऑब्जेक्ट ने इसके ऊपर लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब की बार इधर बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यही है 40 न्यूटन क्या है, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का काम करेगा। 40 न्यूटन किसका काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का। याद रहे नॉर्मल रिएक्शन का काम कौन कर रहे हैं, 40। क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरह के आए, दो तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स आए। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, और एक आया नॉर्मल रिएक्शन दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दो तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स हम पढ़ते आ रहे हैं। तो परपेंडिकुलर टू द ये आपका आ गया 40 इंटू में म्यू एस। म्यू एस कितना है, म्यू एस है 0.3। तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है वो हो गया है 12 न्यूटन। कितना हो गया है, 12 न्यूटन। ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स 12 न्यूटन और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन। तो एफ एस इज ग्रेटर देन नेट एफ डाउनवर्ड, means object is in rest, a is equal to 0. The object remains in rest, therefore a is equal to 0. तो अब कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन तो निकालना पड़ेगा। जिस केस में एफ एस की वैल्यू एफ से ज़्यादा आ जाए उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में गिवन हो तो आप 10 न्यूटन लगाइए, ए इज इक्वल टू 0, ये वाला ऑप्शन सही आएगा। ऑप्शन अगर वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो कभी आप चक्कर में पड़ जाओ, कभी इस वाले में अगर आपका 12 न्यूटन है 12 के ऊपर टिक मार दो। 12 नहीं है क्योंकि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है। तो पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें भी और अब आगे कर रहे हैं उनमें भी, क्योंकि हमारे पास जो ये हम देख रहे थे ना एफ एस की वैल्यू कितनी हो सकती है, ये मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इतनी है नहीं, इतनी है नहीं, क्योंकि किसके बराबर होता है, ये तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है वो हमने देख लिया, कितना हो सकता था 12 न्यूटन, लेकिन नीचे तो 10 ही लग रहा है। इट मीन्स उस टाइम पे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, नीचे वाले लगने, नीचे जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर है, यानी 10 न्यूटन आंसर आएगा। कभी 12 पे टिक मार दो। ऐसे ही पीछे वालों में है जहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू किससे ज़्यादा आई है, अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा आई है, तो वो आंसर में ज़्यादा जो वैल्यू आई है वो आपकी अगर मिल भी गई तो वो आपका ऑप्शन गलत होता है, उस पर टिक मत लगा देना। किस पे लगाओगे, तो ये माइंड में बिल्कुल याद रखना, सेल्फ एडजस्टिंग है तो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसके बराबर वाले पे टिक मारना है कि अप्लाइड फोर्स तो बन रहा है 10 न्यूटन और आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है 16 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन कितना हुआ भाई, जितना आपका अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर हुआ, ना कि 16 हुआ। वो 16 तो केवल और केवल क्या था, हम अपने आप को ये या हम ये देखना चाह रहे थे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं, बस केवल देखने के लिए था। वो लग नहीं रहा, इतना फोर्स कहीं पे नहीं लग रहा, इतना फोर्स कहीं पे नहीं लग रहा। वो तो केवल और केवल क्या था, हमें देखना था कि ऑब्जेक्ट मोशन में है भी या नहीं है। ये माइंड में बिल्कुल सेट करके रखें। आंसर क्या आएगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर आएगा। क्लियर है। तो इसमें दो आंसर निकालने थे, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना, शायद पीछे वाले हर क्वेश्चन में मैंने अलग से निकाल के नहीं बताया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बस एक बार कंपेयर कर दिया, फिर एक्सेलरेशन 0 कर दी होगी। हाँ, तो उसमें आप अलग से निकाल के दिखा देना। दो क्वेश्चन पूछे थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर आपको करके
दिखा देनी है, ठीक है। तो थोड़ा मैंने अभी बताया था कि थोड़ी सी स्पीड में आज ज़्यादा रखूँगा क्योंकि मेरे खड़े होने में प्रॉब्लम है, ताकि न्यूमेरिकल 2-3 तो कम से कम हो एक चैप्टर में। तो नेक्स्ट मैं एक टॉपिक कर देता हूँ छोटा सा, बिल्कुल आपकी बुक में दे रखा होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या दे रखा होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखना आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपने पास। ये मेरे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर दो तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे, एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस सरफेस पे दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे प्रोसीड कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पे लगेगा। ऐसे ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये भी यहीं पे लग रहा है कहीं पे, तो ये यहाँ पे दो तरह के फोर्सेज हो गए, ठीक है। तो क्या लिखोगे? वी नो दैट लेट अस कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। In this case, there are two contact force comes into play. One is force of friction, that is always tangential, always in a direction tangential, or in the direction of tangent or tangential to the surface in contact. Or second one is normal reaction, that is always perpendicular to the surface in contact. Clear है? एक तो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी दिखा दिया, नॉर्मल रिएक्शन भी हमने दिखा दिया। एंड देयर रिजल्टेंट फोर्स इज, देखिए एक फोर्स लग रहा है इस साइड में, एक फोर्स लग रहा है इस साइड में। इस सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस सरफेस। आप कंसीडर कीजिए या आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपके पास मेज अप्रोक्सीमेटली सभी के पास होगी, अगर नहीं है तो कोई भी फ्लोर यानी से फर्श या कोई भी स्मूथ ओरिजेंटल सरफेस है जिसके ऊपर आप खड़े, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखिए, उसके ऊपर क्या करना है कि दो स्ट्रिंग उस ऑब्जेक्ट के टाई अप कर लीजिए एक, और दोनों को बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे खींचते जाइए दोनों हाथों से, एक को इधर और एक को इधर, ऐसे ऐसे बराबर दोनों साथ साथ करनी चाहिए साइमल्टेनियसली। तो आपका ऑब्जेक्ट ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जबकि जाएगा कहाँ? इधर। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नहीं सॉरी, ये होगा रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा। सपोज ये क्या है आपका? थीटा है। सपोज ये क्या है आपका? थीटा। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नोट कीजिए ये क्या हुआ, देखिए एक बार पहले सुन लीजिए। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। देखिए सबसे पहले क्या बताओगे आप? पहले रिजल्टेंट किस किस का? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, और किसके बीच में? एन के बीच में। तो नोट कीजिए द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ normal reaction, the angle between resultant of normal reaction and force of friction, रिजल्टेंट ऑफ, ये है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स फ्रिक्शन, एंड ये एंड किसके लिए है? जो बिटवीन वाला है उसके लिए, बिटवीन के लिए, एंड नॉर्मल रिएक्शन और ब्रैकेट में लिख लो थीटा। थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हो गया।
चलिए, इसके अलावा जिस तरह की प्रॉब्लम बनेगी वैसे टेन थीटा वगैरह निकाल के दिखाना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम बनेगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिस तरह की आएगी उसी तरह से हम इसको यूज करते चले जाएंगे। बाकी वो ये है कि इन दोनों को आपस में मिला के इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के यहाँ से टेन थीटा निकाल के दिखा सकते हो। ज़रूरी है या नहीं है वो आपकी मर्जी, करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, अच्छे से समझना। जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज़ ना दे के मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 3 पेपर्स में लगातार आपका जो एम्स वाला जो पेपर होता है उसमें 3 बार लगातार आया था, 3 बार लगातार। ठीक है, 3 बार लगातार जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, लेकिन उसमें वैल्यू थी ना, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आया था। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन 3 बार आ गया था, नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही 3 बार आया था लगातार, 3 ईयर लगातार। वो कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे था वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से कुछ आपके पास गिवन था, ये था गिवन। ठीक है ना, इस तरह से कुछ गिवन होता था, यानी म्यू की वैल्यू गिवन होती थी, वी नोट की वैल्यू गिवन होती थी, मास भी गिवन होता था। पूछा क्या जाता था, नोट कीजिए, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट स्टॉप्स and also calculate displacement of the object, also calculate displacement covered by the object। ये क्वेश्चन देख लीजिए, अजीब से क्वेश्चन है। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी के हमने सपोज कीजिए पुश करके उसको छोड़ दिया तो डेफिनेटली उसकी स्पीड लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स इनटू रेस्ट। तो यही पूछ रहा है कितनी देर बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। तो डेफिनेटली अब ये कह रहा है कि चल रहा है, रेस्ट में आएगा तो ऑब्जेक्ट रिटायर्ड हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव आती जाएगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेज मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस साइड का जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर और नीचे क्या लगेगा, mg। तो नॉर्मल रिएक्शन और इनटू में म्यू, ये आ गया आपका एफ वाई, सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, n is equal to mg, ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट f इज इक्वल टू n इंटू में म्यू, n इंटू में म्यू, क्लियर। तो n इंटू में म्यू है तो n की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n की वैल्यू रख दीजिए mg इंटू में म्यू। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया ये। सपोज अगर ये इस साइड में जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, अप्लाइड फोर्स है, तो डेफिनेटली अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लगातार कम होती जा रही, तभी तो रुक गया। अगर इतनी बनी रहती तो लगातार इसी वेलोसिटी से चलता जाता। इट मीन्स एक टाइम आएगा जब एफ अप्लाइड इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पे आके ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो नोट कीजिए एट अ टाइम एट विच एफ अप्लाइड इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, एट ए टाइम f, सॉरी ऐसे कीजिए, एट एनी टाइम t, लेट एट एनी टाइम t, लेट आफ्टर एनी टाइम t f applied is equal to, applied force is equals to frictional force। At that time the object is in rest, at that time the object is in rest। अब देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू वी नोट। v निकालना है, निकालना नहीं, गिवन है रेस्ट, मीन्स फाइनली किस में क्या करना है, इसको रोक देना है। v इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला a इज इक्वल टू एफ बाई एम, है ना। f इज इक्वल टू एम में करोगे तो f इज इक्वल टू क्या करना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। तो एक्सेलरेशन कैसी है, यहाँ पे नेगेटिव है ना, रिटार्डेड है मोशन, तो नेगेटिव लगा दूँ पहले ही, हाँ मैं नेगेटिव पहले ही लगा लीजिए। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, mg इंटू में म्यू अपॉन में m से m कैंसिल। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू जी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ म्यू जी के बराबर होगी। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। किसके लिए यूज करोगे, टाइम निकालने के लिए। तो यहाँ से
u की जगह पे क्या गिवन है भाई, वी नॉट है। ये कितना गिवन है, 0। सोल्व कर दीजिए। किसके लिए सोल्व करना था, वी नॉट के लिए। शायद ये भी आपके पास गिवन है, चलो कोई बात नहीं। वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू जी इंटू में टी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, टी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में म्यू जी। ये लो जी, टाइम आ गया, टाइम के लिए एक्सप्रेशन आ गई, इसमें वैल्यूज जो होती हैं वो आप पुट कर दीजिए। फिर ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला और लगा दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। क्या लगा दोगे, फॉर डिस्प्लेसमेंट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s एंड सोल्व दिस फॉर, तो वही है u इज इक्वल टू वी नॉट गिवन है, ठीक है, और v इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर माइनस बाहर है ही इज इक्वल टू 2as। a की वैल्यू आपके पास है, सारी वैल्यूज रख दीजिए एंड सोल्व दिस फॉर s के लिए सोल्व कर दीजिए, ठीक है। इसको किसके लिए सोल्व कर लोगे, s के लिए सोल्व कर लोगे, दैट इज द आंसर। यहाँ पे माइनस लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्लियर है। तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, अदरवाइज़ करने का मन तो और भी था, 2 क्वेश्चन और थे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता के छोड़ देता हूँ, कोशिश करना है आपको सोल्व करने की। क्वेश्चन है, डायग्राम बना रहा हूँ, साथ साथ बना लीजिए, सोल्व नहीं करूँगा, बिल्कुल भी सोल्व नहीं करूँगा, ना कोई, चलो हिंट ज़रूर बताऊंगा आपको, थोड़ा सा हिंट ज़रूर बताऊंगा। अब की बार जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से लगा है, इसके साथ एंगल बता रहा है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। फोर्स नहीं पता कितना है, एफ बता रहा है, फोर्स नहीं पता कितना है, एफ बता रहा है। √3 kg मास है, ठीक है, √3 kg मास है। ये भी गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 1/2 √3, है ना, हाँ ये भी गिवन है। ये कह रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, बस कुछ नहीं है, लेफ्ट और राइट के फोर्सेस बराबर कर देना, इस वाले फोर्स को इसके बराबर कर देना, इस साइड में लगने वाले फोर्स को, बस, ठीक है, और एफ के लिए सोल्व कर दोगे, दैट इज द रिजल्ट। क्लियर है। इसको कैसे रिजोल्व करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, इस फोर्स को आगे लेके आओगे तो इधर का जो को एक तो बनेगा इधर फोर्स और एक बनेगा इधर फोर्स, तो इधर लगने वाला फोर्स हो जाएगा कोस कंपोनेंट, इसका कौन सा, एफ कोस 60 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। इसके अलावा इधर लगने वाला फोर्स एक क्या रहेगा आपका mg, ऊपर लगने वाला फोर्स क्या रहेगा नॉर्मल रिएक्शन, बस। उसके बाद इधर आपका क्या रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में इसका यूज हो जाएगा, ठीक है, किसका यूज हो जाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब की बार यहाँ पे किसके बराबर है, mg प्लस एफ साइन 60 डिग्री, और ये f किसके बराबर होता है n इंटू में म्यू के बराबर, ये n की वैल्यू ये यहाँ पे रख कर इसके बराबर रख देना f कोस से 60 डिग्री के लिए, कैपिटल F की वैल्यू निकालनी, दैट इज द रिजल्ट, ठीक है। आंसर 20 न्यूटन आ रहा है, देख लेना आपका आता है या नहीं आता है। क्लियर है। जो भी कौन से क्वेश्चंस के कैलकुलेशन अधूरी छोड़ दिया उनके सॉल्यूशन मेरे से शेयर करने हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करके मेरे से शेयर करना है। पीछे वाला जिसने कर दिया था वो भी, जिसने नहीं किया था वो भी, कुछ के कैलकुलेशन मैंने छोड़ी थी, है ना, कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेट करके मेरे से ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।